कल क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए थे ना, आज 36 से पढ़ना है ना, 36 से पढ़ते हैं। हाँ। दया कि भारतीय क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है कितने? 11। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। ठीक है, 11। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण समिति गठन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में हुआ था। तो पहले क्या था ना कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें सरदार स्वर्ण समिति गठन 1976 की सिफारिश पर 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बोल रहा है। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। बोले क्या जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल का उसमें मौलिक कर्तव्य जिसमें संविधान निर्माण हुआ मौलिक कर्तव्य कितना? 8 था ना? नहीं, उस समय जोड़ा ही नहीं गया। अच्छा सॉरी, हाँ उस समय जोड़ा ही नहीं गया था यहाँ, तब ना जोड़ा गया इसको। ये तो 11वां जोड़ा गया है, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सही बात है। समय नहीं था। अगला है कि मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से कई संविधान से ग्रहण किया गया है। हाँ, वर्तमान में इसी संख्या मौलिक कर्तव्य कितना है वर्तमान में? 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। ठीक है, आगे बोल रहा है मौलिक। बताइए कि नवा संविधान संशोधन कब, मतलब नवा कब जोड़ा गया था? 9 नंबर का 1952 में 9वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। हाँ सही बात है। अगला है कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इसे भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया था। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नारी का यह कर्तव्य होगा कि इसका कर्तव्य क्या क्या है? प्रत्येक नारी का मौलिक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, आगे दिया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है मौलिक कर्तव्य का कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि चौथा नंबर है देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे। 5वां नंबर है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा पॉइंट है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारी जो है ना सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। पॉइंट नंबर 7 है, बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। आगे है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब पता है, पूछता है कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। 8वां है ना कि वैज्ञानिक याद रखना। हाँ 11। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, ये 8वां मौलिक कर्तव्य है। 9वां क्या है? पॉइंट सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति को। और 10वां है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, ये 10वां भी मौलिक कर्तव्य है। 11वां है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करे, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का विशेषता दिया हुआ था, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में बोला गया है। आगे है कि राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति। आगे है कि संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। संवैधानिक जो पद क्रम में क्या होता है? राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है।
आगे बोला राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के बारे में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति की क्या करेगा, मतलब नियुक्ति मतलब करेगा। तो 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। आगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अनुच्छेद 76 में क्या है कि भारत का महान्यायवादी है, ये क्या करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अगला है राज्यपाल। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और नेक्स्ट है वह दोहरी भूमिका निभाता है, ठीक है, राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल, और दूसरा पॉइंट है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ही भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुख्य न्यायाधीश के क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है कितनी? 30 होती है। हाँ 30 होती है। उस मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 हुआ ना? हाँ वर्तमान में 33 है। हाँ मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 33 होती है। प्रश्न पूछने के समय जो है वर्तमान में 34 है ना? 33 प्लस 1 दिया हुआ है। प्रश्न पूछने के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 था, प्रश्न पूछने के समय उस समय था, लेकिन अब वर्तमान में 34 है। आगे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है, ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। आगे बोल रहा है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को ईस्वी को किया गया था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। आगे बोल रहा है अनुच्छेद 124 का 1 के अनुसार प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अनुच्छेद 124 के अनुसार प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे, परंतु इसी अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है ना प्रदान की गई थी, ठीक है। 124 का 1 में किया गया था। आगे बोल रहा है कि 1956 में संसद के ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की। 1960 में जो है 13, 1970 में कितना किया 17, 1986 में कितना किया 25 और 2019 में कितना किया तो 33 किया, ठीक है 33। आगे बोल रहा है 2009 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 26 से क्या बढ़ाकर कितना कर दिया 31 कर दिया गया। 2009 ईस्वी में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दिया। आगे बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होता है। टोटल का बात करेगा 34, एक होता है मुख्य न्यायाधीश, एक होता है 33 होता है अन्य न्यायाधीश, टोटल का बात करें 34। हाँ तो वर्तमान में 34 होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है नियुक्त किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड विलियम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो काल था 1828 से 1835 था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। कौन बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक काल में बनाया गया था। ये बनाया गया बोल रहा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। अगला है वारेन हेस्टिंग्स 1774 से अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का क्या बोले बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा ना तो ये था क्या बोलता है यही था लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। ठीक। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स जो है 1774 से 1785 हाँ 1774 1785 है। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अंतिम का बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंक और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोला तो वारेन हेस्टिंग्स था।
अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। बंगाल बिहार। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 था। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था। इसी समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। लॉर्ड एक क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला वारिंग हेस्टिंग्स बना था। नहीं, सिर्फ बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव, हाँ। नीचे दिया हुआ ये बंगाल का, नीचे दिया हुआ ये नेक्स्ट पॉइंट है। तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 तक हुआ था। तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 में हुआ था। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही हुआ था। अगला रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं 1765 1767 तक रहा था। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 एवं 1765 से 67। अब दिया हुआ है कि क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? ये रॉबर्ट क्लाइव था। हाँ, गवर्नर जनरल का बात करेगा तो गवर्नर जनरल पहला बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर बंगाल का पहला गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सॉरी। अगला है ना, भारत का क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में कौन सी संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुआ था। हाँ, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। 1765 में ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो बंगाल में द्वैध शासन लागू कब किया गया था? 1765 में, जिसमें इलाहाबाद की संधि हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव लगाया था, इसी काल में हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव के काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? 65 वर्ष है। हाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की उम्र जो है ना 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर जो है ना, उच्चतम न्यायालय का बात करेगा तो 65 वर्ष, लेकिन उच्च न्यायालय का बात करेगा तो 62 वर्ष। ठीक है, बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा। अगला आगे बोल रहा है उसकी नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय के जो है ना न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु तय नहीं की गई है। न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र कर सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि। पॉइंट नंबर दिया, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि के बारे में बोल रहा है कि अनुच्छेद 217 का 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। अनुच्छेद 217 का 1 में बोला गया है ना, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश जो है 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं उच्च न्यायालय में। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय का बात करेगा तो 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद निम्न कारणों से रिक्त हो सकता है। कारण क्या क्या है? तो पहला कारण है यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देता है तब रिक्त खाली हो जाएगा। और दूसरा कारण है यदि राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दे या किसी अन्य राज्य का उच्च न्यायालय के रूप में स्थानांतरित कर दे तब खाली हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि यदि उस समय संसद के दोनों सदन सिद्ध कदाचार अथवा असमर्था के आधार पर पद से हटा दे तब खाली हो जाएगा। आगे बोल रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का वही ढंग है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। ठीक है, दोनों का सेम ही, हटाने का प्रक्रिया दोनों का सेम है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का वही ढंग है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। आगे 114वां संविधान संशोधन विधेयक 2000 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 65 वर्ष कर दिया गया। तो बताइएगा किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 2010 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र जो था ना 62 से बढ़ाकर 65 करने का प्रस्ताव आया था? क्या होगा? 114वां संविधान संशोधन 2010 में। आगे बोल रहा है कि वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो, हाँ बोलिए। 25 है। इसे द्वैध शासन माने लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, समाप्त किया है, जानते हैं?
द्वैध शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, समाप्त किया था इसको रिपन नहीं सॉरी नहीं 1935 में नहीं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में, रॉबर्ट क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स 1772। अच्छा ने वारेन हेस्टिंग्स पर मतलब इसको समाप्त कर दिया था हाँ सही है। द्वैध शासन। आगे केंद्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर ही उच्च न्यायालय है। केंद्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और क्या है, जम्मू कश्मीर में क्या है, केवल उच्च न्यायालय और कहीं नहीं है यूटी में। आगे क्वेश्चन 41 है कि राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हाँ, बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है ना ये प्रकाशित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, CSO, ठीक है। योजना आयोग के बारे में बोल रहा है। 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संतुति के आधार पे, योजना आयोग के बारे में बोल रहा है। 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संतुति के आधार पे भारत में योजना आयोग का क्या हुआ? 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है। आगे बोल रहा है इधर आइए, आगे बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदाध्यक्ष होते हैं। तो पता ही है, पूछा है क्वेश्चन कि भारत के मतलब जो है ना भारत के प्रधानमंत्री की जो है ना योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पूछा है योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इस आयोग मतलब योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक तथा 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। इस आयोग मतलब योजना आयोग के प्रथम तथा अंतिम उपाध्यक्ष क्रमशः गुलजारी लाल नंदा और मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। तो पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम बोलेगा तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI यह कोलकाता में स्थित एक शोध संस्थान का और विश्वविद्यालय है, ठीक है। आगे बोल रहा है वित्त मंत्रालय, यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। तो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन होता है? वित्त मंत्रालय होता है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, पता ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? कर्नाटक। हाँ, तो भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक जो है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में हर साल औसतन लगभग 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है। तो राज्य में जो है ना हर साल औसतन लगभग 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है। भारत में कुल रेशम का उत्पादन लगभग कितना है? 1/3 है, ठीक है। आगे बोल रहा है जम्मू कश्मीर का बात करें तो बोल रहा है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर ही है। हाँ, जम्मू कश्मीर। सेंड कर दीजिए दी, फोटो सेंड कर दीजिए। आगे बोल रहा है असम, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलेगा तो कौन सा है? तो असम है, ठीक है, असम है। हाँ, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। आगे बोल रहा है पश्चिम बंगाल के बारे में कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बोलेगा तो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अगर केसर का बात करेगा जम्मू कश्मीर, अगर चाय का बात करें तो असम, और जूट का बात करेगा तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बोल रहा है भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है किससे? हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, बताइएगा भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है किससे? ये करता है आयकर से, ठीक, आयकर से करता है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है आयकर से। प्रश्न अनुसार भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व आयकर जो है ना एकत्रित करती है। विभिन्न करों का केंद्रीय आय में योगदान है। बताइए कि माल एवं सेवा कर जो GST है उसमें कितना % योगदान है? 17% है, ठीक है। 17% है। माल एवं सेवा कर का GST बोले 17% है। निगम कर का बोले कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है? तो 15% है। सारा का जो विभिन्न करों का जो केंद्रीय आय एक क्वेश्चन है कि जब GST लागू हुआ था तो एक संविधान संशोधन 2016 और बिल पूछेगा तो कितना था? 106वां बिल था। नहीं, 122 बिल। 122 बिल, अच्छा, 122 बिल था, ठीक है। हाँ, तो माल एवं सेवा कर का बोले GST 17%, निगम कर का बोले कॉर्पोरेशन टैक्स तो 15%, आय कर का बात करें कितना होगा? इनकम टैक्स 15%।
आगे बोल रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज ड्यूटीज कितना परसेंट है? 7% है, ठीक है। 7%। सीमा शुल्क बोलेगा तो कस्टम ड्यूटीज बोलेगा तो 4% है, ठीक है। आगे बोल रहा है कर। कर क्या होता है? कर जो है ना व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अनुदान जिसे सरकार सभी की समान हितों के लिए व्यय करती है। कर जो है ना व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है जिससे सरकार सभी हितों के लिए व्यय करती है। और कर दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। प्रत्यक्ष कर के बारे में बोल रहा है कि वैसा कर जिनको वही व्यक्ति बोल रहा है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वैसा कर जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष करदाता इसे भार को दूसरे पर नहीं टाल सकता है, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है? वैसा कर जिसका कारापात, इंसिडेंस या काराघात, इम्पैक्ट दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर करेंगे। दो अलग अलग व्यक्ति पे कर पड़ेगा उसको अप्रत्यक्ष कर बोलेंगे। आबकारी कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यह केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आबकारी कर जो है ना ये केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। आयकर के बारे में बोल रहा है अनुच्छेद 270 के अनुसार वो कर जो केंद्र द्वारा लगाए गए एकत्र किए जाते हैं परंतु उनमें जिनसे प्राप्त राजस्व संघ या राज्यों में बांट लिया जाता है या केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है ना कि अनुच्छेद 270 के अनुसार वो कर जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं परंतु जिनसे प्राप्त राजस्व संघ एवं राज्यों में बांट लिया जाता है या केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। आगे आइए। आगे बोला है संपत्ति कर, एस्टेट ड्यूटी। संपत्ति कर क्या है? यह केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर। एस्टेट संपत्ति कर किसका कर है? यह केंद्र सरकार का कर है, संपत्ति कर, ठीक है ना। आगे बोल रहा है केंद्रीय बिक्री कर। संपत्ति कर। केंद्रीय बिक्री कर क्या बोल रहा है कि यह एक ऐसा कर है जिसे केंद्र सरकार लगाती है। केंद्रीय बिक्री कर कौन लगाता है? ये भी केंद्र सरकार लगाता है, केंद्रीय बिक्री कर लगाती है। और जिसकी वसूली जो है ना राज्य सरकार करती है। लगाता है केंद्र सरकार की, जिसकी वसूली कौन करता है? राज्य सरकार करता है तथा इसकी राजस्व प्राप्ति राज्य द्वारा ले ली जाती है। इसकी शुरुआत जो 1% की अत्यंत ही अल्प दर से 1982 में शुरू किया गया था केंद्रीय बिक्री कर का, ठीक है। आगे बोल रहा है बिक्री कर या तो व्यापार कर या राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर है। तो बिक्री कर और व्यापार कर किसका है? राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। सरकार द्वारा, हाँ, राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब है महत्वपूर्ण कर सुधार समितियां हैं। बताइएगा कि समिति दिया हुआ कार्यक्षेत्र दिया हुआ। राज्य चलिए समिति का संबंध किससे है? कौन सा कर से? कार्ड से। कर सुधार से। राज्य चलिए समिति का संबंध जो है ना किससे है? तो कर सुधार से। राज्य चलिए समिति कर और बांचू समिति बोलेगा तो प्रत्यक्ष कर से है। प्रत्यक्ष कर। बांचू समिति का बोले प्रत्यक्ष कर से। एल के झा समिति कर बोलेगा तो अप्रत्यक्ष कर से है। एल के झा समिति बोले अप्रत्यक्ष कर। और रेखी समिति का बोले तो अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर। और पार्थ सारथी समिति बोले तो कर नीति। बाई बी रेड्डी समिति बोलेगा तो आयकर छूटों की समीक्षा। आयकर छूटों की समीक्षा। भूरेलाल समिति का बात करें तो मोटर वाहन करों में वृद्धि। मोटर वाहन करों की वृद्धि। हाँ, भूरेलाल समिति का बोले मोटर वाहन करों में वृद्धि। केलकर समिति 2 बोलेगा तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारारोपण। केलकर समिति पर बोलेगा तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारारोपण। रंगराजन समिति द्वितीय का बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादों और शुल्क संरचना के संबंध में सिफारिश। तो केलकर समिति 2 तो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कारारोपण। और रंगराजन समिति 2 तो पेट्रोलियम उत्पादों का प्रशुल्क और संरचना के संबंध में सिफारिश है, ठीक है। आगे नोट में दिया कि सरकारी व्यय को एक और क्वेश्चन है ना कि नाबार्ड की स्थापना हुआ था मतलब 12 जुलाई 1982। तो कौन सा समिति था? शिवरमन समिति था। 6वीं 55 नंबर स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। सही है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है, ठीक है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी क्या है? वित्त मंत्रालय है। अब तो नाबार्ड का आ ही गया है नीचे। हाँ, जो नीचे देखती हैं वो पूछती हैं। तो नंबर 44 है। नाबार्ड का नाम क्या है? बताइए। नाबार्ड नाम है क्या? किसका है? कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट। नाबार्ड नाम है ना कृषि और की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का है। नाबार्ड नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पे किया गया है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन जो है ना 3 स्तर पे किया गया है। पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक ऋण समिति, ठीक है। तो भारत में सहकारी बैंकों का जो गठन है ना 3 स्तर पे किया गया। पहला राज्य सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, तीसरा प्राथमिक ऋण समितियाँ।
तो राज्य सहकारी बैंक क्या है? यह राज्य शीर्ष संस्था होती है। और केंद्रीय यह जिला सहकारी बैंक क्या है? तो यह जिला स्तर पे होता है। राज्य शीर्ष पे बोलेगा राज्य सहकारी बैंक, जिला पे बोलेगा तो केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, और ग्राम स्तर बोलेगा तो प्राथमिक ऋण समितियाँ होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है किसानों को अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण प्राथमिक सहकारी समितियों से प्राप्त होता है। किसानों को दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है। तो बताइए किसानों को दीर्घकालीन ऋण किस बैंक द्वारा दिया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है किसानों को दीर्घकालीन ऋण। आगे बोला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था। बताइएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। एम नरसिम्हा समिति के द्वारा किया गया था। बोल रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है ना 2 अक्टूबर 1975 को एम नरसिम्हन समिति की सिफारिश पे किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। आगे बोला नाबार्ड के बारे में, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक होता है। नाबार्ड का राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे किया गया था। मिला छठी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति के अनुशंसा पे स्थापना किया गया था। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने वाला शीर्ष संस्था है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय तो मुंबई में है। ठीक है, हाँ। अगला आगे बोल रहा है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 था के दौरान। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब था? 1980 85 था। इसके दौरान नाबार्ड, एक्जिम बैंक 1982, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में आदि की शुरुआत हुआ था। तो छठी पंचवर्षीय योजना में ये कब से कब तक था? इसमें क्या क्या शुरुआत हुआ था बताइए? 80 से 50 बैंकों का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 तक। हाँ, तो छठी पंचवर्षीय योजना जो था ना 1980 से 85 था। इसके दौरान जो है ना नाबार्ड का स्थापना हुआ था और एक्जिम बैंक 1982 में का भी स्थापना हुआ था इसी पंचवर्षीय योजना में, और 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में इसी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 1969 में। सही है। आगे बोल रहा है ट्राइफेड जो है ना, बोल रहा है भारत सरकार ने 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना की। तो ट्राइफेड का स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। 1987 में। हाँ, ट्राइफेड का 87 में हुआ था। ट्राइफेड का स्थापना जो है ना 87 में हुआ था। आगे बोल रहा है इसका ट्राइफेड का जो मुख्य उद्देश्य है ना जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों को शोषण से बचाना तथा उनके लघु वन उत्पादनों के लिए उपयुक्त मेहताना प्रदान करना। ठीक है, आगे बोल रहा है नेफेड क्या है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कृषि उत्पादकों के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में की गई है। तो नेफेड का स्थापना जो है NAFED राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कृषि उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र में किया गया था। किसका स्थापना? नेफेड का स्थापना किया गया था। आगे बोला क्वेश्चन नंबर 45 है बेरी खुराक में किसी कमी की वजह से होता है? बेरी खुराक विटामिन B1 कमी से जो है ना बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। रासायनिक नाम क्या है विटामिन B1 का? थायमीन है। ठीक है, और विटामिन B1 कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? तो अगर रोग होना है तो आप मूंगफली खाइए, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां इसका मुख्य स्रोत है विटामिन B1 रोग होना होगा था। हैं? रोग होना होगा तो ये सब फिर होना तब ऐसे बिना धोने खाना है। हाँ, नहीं रोग को भगाने रोग अगर नहीं आना है आपको शरीर में तो आप ये सब खाइए। ठीक है, मूंगफली, तेल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, ये सब्जियां, तब रोग भाग जाएगा, तब बेरी रोग नहीं होगा। आगे बोल रहा है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए बोल रहा है कि इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? विटामिन ए का बोलेगा तो रेटिनॉल है। कमी से विटामिन ए की कमी से जो है ना रतौंधी होता है और संक्रमणों का खतरा होता है, जीरोप्लेथेमिया होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोप्लेथेमिया विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है तो दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी साग सब्जी है, मछली का यकृत तेल है, और ये सभी जो है ना विटामिन ए का स्रोत है। क्या? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का यकृत तेल। आगे बोला विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और इसके कमी से होने वाला रोग क्या है? अस्कर्वी, मसूड़े में खून आना। विटामिन सी का जो है ना मतलब होने वाला रोग क्या है? अस्कर्वी, मसूड़े का खून आना।
आगे बोला इसका स्रोत क्या है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज है। तो विटामिन सी का जो स्रोत है ना, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ और मिर्च, अंकुरित अनाज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है, तो क्या होगा? उसके द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होती है। हाँ, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी जो है ना, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है। अगला आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोल रहा है, बोला आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत था ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अनुप्रयोग, तो बोल रहा है यह सिद्धांत जलयानों तथा पनडुब्बियों को डिजाइन बनाने में काम आता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है ना, जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। आगे बोल रहा है कि दूध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसे सिद्धांत पे काम करता है। तो दूध मापी जो होता है ना, तो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए किस सिद्धांत पे काम करता है, तो क्या होगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है ना। आगे आइए, ये 64 पोस्ट वाला दरोगा एग्जाम जो हुआ उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम। अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। आगे बोल रहा है हाइड्रोमीटर। ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या है ना, कि जो द्रव के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे ही हाइड्रोमीटर कहते हैं। ठीक है। और इसी सिद्धांत पे काम करता है। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, याद रखिएगा। द्रवों के घनत्व मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है, किसका प्रयुक्त होता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। अगला आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व वह पानी के घनत्व का अनुपात है। आपेक्षिक जो घनत्व है ना, वो पानी के घनत्व का अनुपात है। अर्थात आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है। चूंकि आपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व का जो है ना, कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिएगा। अगला है 47 नंबर, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? उद्भिद। हाँ, कौन सा उद्भिद जो है ना दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, तो ये जो है ना ऑर्किड है। ऑर्किड। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, तो ऑर्किड है। ऑर्किड जो है उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। ऑर्किड जो है ऐसी आवृतबीजी पौधा है जो दूसरे पौधे पर उग जाते हैं। ऑर्किड ऐसा आवृतबीजी पौधा है ना जो दूसरे पौधे पे क्या होता है, उग जाता है, परंतु ये इनसे भोजन नहीं लेते हैं। इन्हें ऊपरी रोही जो कहा जाता है। आगे बोल रहा है ऑर्किड को उसके जीवन के पराक्रम के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऑर्किड को उसके जीवन के पराक्रम के आधार पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है कि एपीफाइटिक, दूसरा है कि स्थलीय, तीसरा है माइक्रो हेट्रोट्रोपिक। ठीक है। पहला एपिफाइटिक, दूसरा स्थलीय, तीसरा है माइक्रो हेट्रोट्रोपिक। ऑर्किड जो है प्रजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश में है। तो देख, ऑर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बोला साइकस के बीजांड और नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस को जीवित जीवाश्म की उपमा दी गई है। साइकस को क्या है, जीवित जीवाश्म की उपमा दी गई है। साइकस के तनों को मर निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के तनों से क्या होता है, क्या बनाया जाता है? मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया। साइकस के तनों से जो है ना मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना जो है ना बनाया जाता है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि 48 नंबर है कि उस खगोल भौतिकी शास्त्री का नाम बताएं। उस खगोल भौतिकी शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। क्या है, जिनका निधन हो गया है? स्टीफन जो है ना, स्टीफन हॉकिंग। उस खगोल भौतिकी शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से अपनी बात जो है ना कह पाते हैं। स्टीफन हॉकिंग थे। स्टीफन हॉकिंग ऐसे भौतिक शास्त्री थे जो एक क्षय तंत्रिका रोग मोटर न्यूट्रॉन डिजीज MND से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात जो है ना कह पाते हैं। नेक्स्ट है खाने का सोडा है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने का सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट। बाई जो रहती है ना किचन में रहती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा।
सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। हॉकिंस किस देश का था जानते हैं? कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? अमेरिका। अमेरिका का। अमेरिका चीन का रहबे करेगा। आर्किड जो सबसे अधिक पाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में ना? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। संख्या। हाँ। तो जम्मू कश्मीर में मतलब कौन सी होता है? केसर है। जम्मू कश्मीर में केसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 खाने का सोडा है। इसका व्यापारिक नाम बोलेगा तो बेकिंग सोडा होता है। ठीक है। आज का इसका सूत्र NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। आगे है, साधारण नमक। आगे दिया हुआ है कि इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम बोलेगा तो कास्टिक सोडा है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। और सोडियम कार्बोनेट का बात करें, इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? तो धोवन सोडा होता है, जिसको बासिंग सोडा बोलते हैं। आज का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का बात करेगा तो क्या सूत्र होगा? NaSCO3 NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो हम क्या बोले? NaCO3। NaCO3 बोले। अच्छा, NaCO3। और सोडियम कार्बोनेट का बोलेगा तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन 50 है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? बताइए, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम मिश्रण का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब हेमीहाइड्रेट, इसका व्यापारिक नाम क्या है? क्या होगा? जिप्सम है। जिप्सम है। कैल्शियम सल्फेट वेल्डिंग में जो है हाँ वो एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन भी माने कि हाँ एसिटिलीन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। इसका व्यापारिक नाम क्या है? जिप्सम है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 × 2H2O होता है। 2H2 होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 2H2O। अगला है कि व्यापारिक, अगला कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? बिना बुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? बिना बुझा चूना होता है। सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है। CaO। और कैल्शियम कार्बोनेट का बात करें तो इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? संगमरमर होता है, इसको खड़िया बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को खड़िया बोलते हैं। आज का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। ठीक है, PDF सेंड कीजिए। चूना भी कहीं CaCO3 होता है। हाँ, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलेगा तो CSO4 ½ H2O होता है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CSO4 ½ H2O होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, छतों के दीवारों में चिकना बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं? चूना बनाने में करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग। और टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सीमेंट उद्योग में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। बिना बुझा चूना किसको बोलेंगे? CaO को बोलेंगे। ठीक है। और कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CSO4 × 2H2O। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का बोले तो CSO4 × 2H2O का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में, अमोनिया सल्फेट में स्वाद के रूप में जो है ना कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आगे बोल रहा है अम्लीय भूमि को क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अम्लीय भूमि को क्षारीय बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है परमाणु नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? परमाणु नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में उपस्थित मूल कणों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है। आगे है प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है? नाभिक में इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्षा में है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन P तथा न्यूट्रॉन N के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट किया है। ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका के प्रयोग द्वारा सर जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? किसके प्रयोग द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना कैथोड किरण नलिका, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका के प्रयोग द्वारा जे थॉमसन ने की थी।
आगे बोल रहा है कैथोड क्रिया नलिका में यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ कण ऋणावेशित कैथोड से धनावेशित एनोड की ओर चलते हैं। इन्हीं कणों को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पर आवेश कितना होता है, क्या होगा? 1.022 इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे बोलेगा तो 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। आगे बोला इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोलेगा तो Me 9.1094 इंटू 10⁻31 kg होता है। हाँ, -31 kg होता है। अगला प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह सुझाया कि यदि परमाणु वैधता उदासीन है तो इनमें इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह सुझाया कि यदि परमाणु वैधता उदासीन है तो इनमें इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आवेश वाला एक धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। प्रोटॉन पर जो है ना कितना आवेश होता है? प्रोटॉन हाँ, बोलिए। के बारे में जो सुझाव दिया था। हाँ, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6022 इंटू, हाँ, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है ना वो प्लस होता है वो सिर्फ ये देता है कि 1.6। हाँ, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का जो है ना खोज 1.67 गुने 10⁻⁻⁻ kg। रदरफोर्ड भी दे देता है। हाँ, रदरफोर्ड भी देता है। हाँ, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है ना 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अगला न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो है ना खोज किसने किया था और कब किया था, किस धातु पे किया था बताइए न्यूट्रॉन की खोज? हाँ, न्यूट्रॉन की खोज जो है ना चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा किया था। न्यूट्रॉन एक वैद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या एक वैद्युत उदासीन कण होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या होगा? रेटिना बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना बनता है, रेटिना पर। आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला रेटिना क्या है? तो रेटिना बोल रहा है कि रक्त पटल। रेटिना क्या है? तो बोल रहा है रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, रेटिना क्या है ना कि रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप के रंग का आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, तो रक्त क्या है कि रक्त पटल के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, उसे रेटिना मतलब दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप में रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, रेटिना पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है। आगे बोल रहा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? तो आंख बाहर से एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है। आंख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, उजला वाला भाग हो गया कॉर्निया। हाँ, कौन सा भाग हुआ कॉर्निया? उजला वाला कि काला वाला? कॉर्निया उजला वाला। आंख के बाहर एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है। श्वेत झिल्ली ढकी रहती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, उजला वाला ही होगा, जिसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में किसका प्रयोग करते हैं? नेत्रदान किसका दान करते हैं? नेत्रदान में ना कॉर्निया को ही दान किया जाता है। नेत्रदान जो करता है उसको कॉर्निया ही दान किया जाता है। अगला आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। आइरिस क्या है ना, कॉर्निया के पीछे क्या होता है? एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस कहते हैं। अब आँख का रंग का मतलब क्या है? आइरिस के रंग से होता है। आँख का जो रंग होता है ना का मतलब जो होता है आइरिस के रंग से होता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश के नियंत्रित करना होता है। ये भी 64 पोस्ट वाला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया था कि जो आंख में जाने वाला प्रकाश को नियंत्रित करता है, जो कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, आइरिस करता है।
आँख में जाने वाला प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस का कार्य है, आइरिस का ही कार्य है, ठीक है। आप पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है, पुतली के पीछे क्या होता है? तो नेत्र लेंस होता है। हम लोग तो लगता है रिसीव करते हैं। हाँ, पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है, ठीक है। पुतली नहीं, ये दूसरा पॉइंट है, पुतली अलग है, ठीक है ना। पुतली के पीछे नेत्र लेंस होता है, इसके पीछे बोल रहा है, पुतली तो अलग होता है। को ही कहते हैं आइरिस। आइरिस को ही बोलते हैं, हाँ, आइरिस को ही पुतली बोला जाता है ना। अच्छा, हम लोग लगता है जब से विज्ञान बिंदु पढ़ रहे हैं, जब से लगता है कि 50 क्वेश्चन लगता है 40 क्वेश्चन आ गया, 64 पोस्ट वाला हाईलाइट। क्या जानते हैं उजला वाला भाग जो है ना, उजला वाला भाग हाँ। वो हुआ पर्णिया। अच्छा, और जो वो रंगीन जो हुआ काला जिसको कहते हाँ हैं, हाँ वो हुआ आपको आइरिस। हाँ, उजला वाला भाग कॉर्निया, उसी को दान करते हैं। उजला वाला भाग ही को, जो रंगीन हल्का सा उसके बगल में जो काला रहता है उसको आइरिस कहते हैं। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? क्या होगा? ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धता नमी सोखती है। और सोडियम क्या है? सोडियम एक जो है ना क्षार धातु है, ठीक है, याद रखें। सोडियम क्या है? एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम धातु होता है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। सोडियम जो होता है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। आगे बोल रहा है यौगिकों के रूप में मतलब मैग्नीशियम क्या है? क्षार है कि क्या है? अम्ल है? क्षार मैग्नीशियम। लेकिन ऐसे सर ऐसे दिए थे क्वेश्चन तो मैग्नीशियम तो अम्ल था। सर्च कर लिए एक बार, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम जो है सोडियम जो है मुलायम धातु है, जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। यौगिकों के रूप में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और सोडियम सल्फेट का बात करें Na2SO4 × 10H2O, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 × 10H2O आदि के रूप में पाया जाता है। तो सोडियम का जो है ना यौगिकों के रूप में मुख्यतः जो है ना सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 × 10H2O आदि के रूप में पाया जाता है। आगे बोल रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। यह मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट व मैग्नीशियम क्लोराइड के यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ना, मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट व मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड को हेक्साहाइड्रेट बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है MgCl2 × 6H2O। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है MgCl2 × 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट MgCl2 × 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 55 से कल देखेंगे। 54 तक पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 55 से कल। टाइम हो भी गया।